हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचन प्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी मधील ही पुढील कहाणी। यह दास्तान है एक 21 वर्षीय खूबसूरत लड़की विमला की। जब मैं उसे मिली तो देखा कि वह बोल सकने के लायक नहीं थी। वह मानसिक रूप से बहुत आतंकित थी। वह खुले आसमान के नीचे लेटी रही। उसकी व्यथा कथा का वर्णन उसकी माँ सुशीला ने किया। हालांकि बीच बीच में विमला भी बोलने की कोशिश करती, किंतु उसकी आवाज़ साफ और शब्द सही नहीं निकलते। उसकी माँ ने बताया कि उसके शादी के पहले तक हमारा घर विमला की ठहकों से गूंजता रहता था। प्रस्तुत है विमला की कहानी, उसकी माँ सुशीला की जुबानी। मैं विमला की माँ हूँ। मेरा नाम सुशीला है। मैं 40 वर्षीय एक गृहिणी हूँ और मेरे 7 बच्चे हैं। विमला अपने 3 भाइयों और 3 बहनों में सबसे बड़ी है। मेरा पति बस ड्राइवर है और बमुश्किल तमाम वह इतने बड़े परिवार के गुजारे लायक काम कर पाता है। हमारा अपना एक छोटा सा मकान है। हमारी जाति की औरतों का घर से बाहर निकलकर काम करना अपमानजनक माना जाता है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपने बच्चों की शादियां भी अपने ही जाति के लोगों में करें। लगभग 5 साल की उम्र में मैं विमला बीमार पड़ गई। हालांकि वह ठीक तो हो गई, किंतु उसके टखने कमजोर हो गए। अभी भी उसके टखने ठीक से काम नहीं करते। विमला इसी हालत में बड़ी हुई और अब तक जी रही है। इस साल के प्रारंभ में हमें अपने दोनों बेटियां विमला और कमला के विवाह के प्रस्ताव मिले। अपनी आर्थिक हालत को देखते हुए हमने प्रस्ताव को वरदान समझा। हम उनका विवाह करने के लिए तत्काल राजी हो गए। अपनी इस उत्तेजना का वेग हम लड़कों वालों और खानदान इत्यादि के बारे में पूछताछ करना ही भूल गए। विमला और कमला अपनी ससुराल चली गई। अपनी जिम्मेदारियों का कुछ हिस्सा हुआ समझ हम अपनी अन्य बेटियों के बारे में सोचने लगे। हमने अपने रीति रिवाज के अनुसार अपने बेटियों को अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया। हमने उम्मीद की इससे हमारी बेटियां खुश रहेगी। कुछ दिन बाद विमला मुझसे मिलने आई। उसने मुझे बताया कि वो वापस ससुराल नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मैंने उसे समझाया कि बेटी, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें अब तक उन्हीं के साथ रहना है। मैंने उसे फिर समझाया कि छोटी मोटी बातों का मुद्दा मत बनाया करो, जीवन से समझौता करने की कोशिश करो। परंपरागत भारतीय रीति रिवाजों पर लंबा भाषण देकर मैंने उसे शांत कर दिया, यह सोचकर कि उन्होंने हमारे आंशिक विकलांग बेटी को स्वेच्छा से स्वीकार किया है। हमने उसकी ससुराल वालों की हर एक इच्छा पूरी करने की कोशिश की। सभी पर्व त्योहारों पर उन्हें उपहार, मिठाइयाँ इत्यादि भेजते रहे। सब कुछ ठीक ठाक चलता नजर आ रहा था। एक दिन मुझे ऐसी बात पता चली जिससे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गई और उससे विमला का हालचाल जानने को कहा। मेरा पति काम से बाहर गया हुआ था। जब हम विमला के घर पहुंचे तो उसकी हालत देखकर सिहर उठे। हमसे सहा नहीं गया। हमने देखा कि विमला बरामदे में एक फटी पुरानी धोती में लिपटी चारपाई पर अस्थि पंजर के समान पड़ी थी। उसकी चारपाई के पास मक्खियां भिनभिना रही थी। बड़ा भयानक दृश्य था। मैंने उसे अधिक देर तक सह नहीं सकी और सीधे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। क्योंकि विमला का पति और ससुर घर में नहीं थे, इसलिए विमला की सास ने डॉक्टर के पास ले जाने को हमारी मां को ठुकरा दिया। ऐसी स्थिति बन गई कि उसकी सास अपनी दोनों बेटियों के साथ गाली गलौज पर उतर आई। मैंने अपने रिश्तेदारों और बेटी के ससुराल के पड़ोसियों की मदद से उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसके इलाज का प्रबंध किया। मैं यह देखकर हैरान थी कि विमला कोशिश करने के बावजूद बोल नहीं पा रही थी। विमला की ध्वनि कोशिका काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने हमें बताया कि कुछ अरसे से विमला की आवाज दबाने की निश्चित तौर पर कोशिश की जा रही थी। बहरहाल उचित चिकित्सा और देखभाल के कारण विमला की हालत सुधरने लगी। उसने हमें थोड़ा बोलकर या इशारे से भी कुछ नहीं बताया। विमला ठीक होकर हमारे घर आ गई।
मैं ये सोच कर हैरान होती रही कि विमला के सास ससुर या उसके पति उसे देखने या लिवाने के लिए क्यों नहीं आए। मैंने उनसे बहुत खफा थी, इसलिए मैंने उनसे संपर्क करने का प्रयास भी नहीं किया। मैं उनसे हमेशा चाहती रही कि मेरी बेटी अपने घर जाए। छोटी मोटी घरेलू समस्या तो हर जगह होती है। हमारे देश में यही प्रथा है कि लड़कियों को आखिरी सांस तक अपने पति के घर में ही रहना चाहिए। हमारे समाज में विवाहित स्त्री की नियति है कि वह घर में काम करे और बच्चे पैदा करे। एक दिन विमला ने मुझे स्नान करने से आवाज दी। दरअसल वो अपने साथ तौलिया ले जाना भूल गई थी। तौलिया ले जाने के बाद जिस्मों को देखकर मैं चौंक गई। विमला भी भूल गई थी कि दरवाजा खुला है और मैंने उसे पूरी तरह देख सकती थी। उसके सारे शरीर पर निशान और क्रूरता के जख्म थे। जब मैंने जोर देकर पूछा तो वो मेरी बाहों में लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। जब मैंने अपने बच्चों की सौगंध उठाकर कहा कि मैं उसे ससुराल जाने के लिए नहीं कहूँगी, तब जाकर उसने अपने दर्दनाक अतीत की दास्तान सुनाई। कम दहेज लाने के कारण विमला से उसके ससुराल में हर आदमी बुरा बर्ताव करता था। उसे पूरा खाना भी नहीं दिया जाता था और हर एक उसकी पिटाई करता था। उसकी चीख पुकार को दबाने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता था। उसकी सास उसका हाथ पकड़ लेती और बाकी लोग डंडे तथा गर्म चिमटे से पीटते। वे विमला से कहते थे कि अपने बाप से एक प्लाट और एक स्कूटर खरीद कर देने के लिए कहे। उनकी मांग के साथ साथ उत्पीड़न भी बढ़ता रहा। उसके पति ने मांग करनी शुरू कर दी कि विमला उसे छोड़ दे और अपनी विवाह योग्य बहन के साथ उसकी शादी करा दे। विमला के अंदर पलट कर लड़ने की ताकत नहीं रह गई थी। वह उनसे यही प्रार्थना करती रही कि वे उसे अकेला छोड़ दे और वही पड़े रहने देने की इजाजत दे दे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसकी मुसीबतों की जानकारी उसके माता पिता को मिले। विमला को छुड़ाने से पहले उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। ईश्वर ही जानता था, अगर हमने समय पर पहुंचकर हस्तक्षेप न किया होता तो वो अपने धमकियों पर अमल कर बैठते। अब मैं दिल्ली पुलिस की महिला अपराध प्रकोष्ठ में दर दर भटक रही हूँ। हर बार एक नई गतिविधि जन्म लेती है। मैं विमला के लिए लड़ना चाहती हूँ क्योंकि वह बहुत कमजोर है। उसकी सहायता के लिए मुझे सहायता की जरूरत है। इस समय लोगों की मुसीबत में सहायता करने वाली गैर सरकारी संस्था नवज्योति के सलाहकार ही एकमात्र मेरी मददगार है। इसमें गलती किसकी है?